हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं एक प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स हमको दिए हुए हैं, यानी यहाँ ये जो दोनों प्लेन मिरर्स हैं ये आपस में 90 डिग्री पर हैं और एक कोई तो इंसिडेंट रे यहाँ पर आ रही है और पहले वाले मिरर को हिट कर रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पूछा गया है कि बताइए कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा। यानी ये इंसिडेंट रे आई है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर फिर बाउंस बैक होगी, कहीं तो जाएगी, है ना। अब ये किधर भी जा सकती है, मतलब ये ऐसे आके ऐसे भी जा सकती है। अभी इनिशियली तो हमें पता नहीं है कुछ भी, ये ऐसे आके ऐसे भी जा पता नहीं किधर जाएगी, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम किधर जाएगी वो। तो हमको ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा वो हमें पता लगाना है। एंगल ऑफ डेविएशन आपको याद होगा, हमने इस तरह से पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, अगर ये रिफ्लेक्टेड रहे तो इसको हमने एंगल ऑफ डेविएशन बोला था, आपको याद होगा। दो प्लेन मिरर के केस में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और वो फार्मूला था डेविएशन टू प्लेन मिरर अगर आ जाए, मतलब दो बार अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है दो अलग अलग प्लेन मिरर से, तो वहाँ पे जो नेट डेविएशन है वो हमने पढ़ा था 360 माइनस 2 थीटा। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, आपको याद होगा। तो ये एक जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसी आधार पे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें ये डेविएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये थीटा दोनों मिरर्स के बीच का एंगल है। दिस इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स। ठीक है, जो कि हमको पता है, ये थीटा हमें पता है और डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ये थीटा यहाँ कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो वो मैं ऐसे रख देता हूँ। बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 180 विच विल गिव यू 180 डिग्री। यानी डेविएशन यहाँ कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि ये जो हमने लिखा डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, ये हमने एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला देखा था। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो डेविएशन है ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना है, उसी पर डिपेंड करता है। क्या ये डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है? क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रे कैसे भी आने दो, ये अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होके, ये रे ऐसे आएगी और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट होके ना एंटी पैरेलल बन के चली जाएगी। एंटी पैरेलल यानी 180 डिग्री से वापस चली जाएगी वो। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वेन एवर टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री then the angle of deviation is always 180 degree, यानी incident ray and the final reflected ray will be anti parallel to each other। ठीक है, तो इस बात को आप नोट बोल के लिख भी सकते हैं कि whenever the angle between two plane mirrors is 90 degree then the incident ray and the reflected ray will be anti parallel to each other। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की। तो चाहे इंसिडेंट रे किसी भी एंगल से आने दो, किसी भी एंगल से वो आए, अल्टीमेटली एंटी पैरेलल ही बन के वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, विच इमेज इज़ ब्राइटेस्ट इन थिक प्लेन मिरर। अब ये कोई ऐसा वैसा प्लेन मिरर नहीं है, ये कैसा प्लेन मिरर है, ये थिक प्लेन मिरर है प्यारे बच्चों, और हमें बताना है कि इसमें कौन सा इमेज जो है वो ब्राइटेस्ट होगा। तो पहले बात तो हमें यह समझनी है कि जनरली हम जब किसी मिरर की बात करते हैं, तो जैसे हमने जब मिरर के बारे में पढ़ा था, तो ये नीचे वाला जो सरफेस है इसको पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं। इसको पॉलिश किया जाता है प्यारे बच्चों, ताकि रिफ्लेक्शन हो पाए अच्छे से, है ना। और इसके एक्चुअली ऊपर में ग्लास स्लैब होता है, और ग्लास स्लैब के नीचे वाला सरफेस हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ग्लास स्लैब होता है ये जनरली बहुत ही थिन होता है। इसके वजह से अगर एक ऑब्जेक्ट सामने रखा गया इस मिरर के, तो उसका इमेज भी एक ही बनेगा। तो अगर वो थिन मिरर है,
तो याद रखो कि थिन मिरर सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का। थिन मिरर कितना इमेज बनाएगा? हाँ, अगर वो मिरर थिन मिरर है तो थिन मिरर विल मेक ओनली वन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर थिन मिरर है तो वो सिर्फ एक ही इमेज बनाएगा, एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही इमेज रहेगा उसका। लेकिन अगर वो थिक मिरर है, अगर वो थिक प्लेन मिरर है, तो वो मल्टीपल इमेजेस बना सकता है प्यारे बच्चों। अब ये मल्टीपल इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं उसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सपोज़ ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक ग्लास स्लैब है और ये थिक ग्लास स्लैब है, थिक है वो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से, अच्छा ये वाला जो सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है नीचे वाला, ठीक है। तो सपोज़ ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, वो इस तरह से आई तो इसी लाइन के अलॉन्ग बाउंस बैक हो जाएगी, है ना, नॉर्मल इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे लेके आएंगे डॉटेड लाइन से, तो इस तरह से हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लेके आ सकते हैं डॉटेड लाइन से। हमको पता है कि यहाँ पर वर्चुअल इमेजेस बनेंगी, है ना, और इमेज के लिए हमको दो रेस चाहिए होती हैं, ठीक है। तो एक रे तो ये हो गई, आई और वापस चली गई, ठीक है। ये दूसरी रे है मान लो, जो कि यहाँ से निकली और इस तरह से आई। अब क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा जब कोई लाइट रे ग्लास स्लैब के ऊपर गिरती है, जब प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि सपोज़ ये मेरा ग्लास स्लैब है, ठीक है, तो आपको ये बेसिक बात समझनी पड़ेगी। ये सपोज़ ग्लास है, ठीक है, तो जब कोई रे ऑफ लाइट आती है ग्लास स्लैब के ऊपर, तो उस, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, तो क्या होता है, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा अंदर रिफ्रैक्ट होके अंदर चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है अंदर की तरफ, ठीक है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो ग्लास है। वो क्या है? ग्लास है। ग्लास कैसा मीडियम होता है? ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब वो मीडियम जिससे मैक्सिमम लाइट पास कर जाए, मैक्सिमम लाइट पास कर जाए। 100% तो कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ना। तो ग्लास स्लैब भी 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ हिस्सा लाइट का वो रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर वो 100% ट्रांसपेरेंट होता तो ये कुछ भी नहीं होता, पूरी की पूरी लाइट इधर आर पार निकल जाती बाहर। लेकिन क्योंकि वो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हिस्सा वो रिफ्लेक्ट करता है और मैक्सिमम हिस्सा वो आर पार ट्रांसमिट कर देता है, रिफ्रैक्ट करके वो हिस्सा अंदर चला जाता है, ठीक है। और अगर ये सरफेस पॉलिश्ड है तो फिर ये हिस्सा पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर से ये बाहर निकलेगा तो फिर से रिफ्रैक्ट हो जाता है। और जब भी वो इंटरफेस आएगा, तो प्यारे बच्चों जब लाइट रे अंदर से बाहर जाने लगी, मतलब ये लाइट रे जब अंदर से बाहर जाने लगी, तो फिर से इस इंटरफेस पे वो पहुंची, तो फिर से इंटरफेस से मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल जाएगा और कुछ हिस्सा अंदर पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स पार्शियल रिफ्लेक्शन, है ना। पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल जा रहा पर कुछ हिस्सा अंदर रिफ्लेक्ट हो जा रहा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर इसका मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल गया और कुछ हिस्सा अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही सिलसिला यहाँ भी हो रहा है। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो ये लाइट रे इस तरह से आई, ठीक है, उसका मैक्सिमम हिस्सा इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, नहीं सॉरी, थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया और मैक्सिमम हिस्सा अंदर चला गया, ठीक है, एंड सो ऑन इस तरह से। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको जब हम पीछे लेके आए तो यहाँ पर हमारा एक इमेज तैयार हुआ, वर्चुअल इमेज। फिर ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे था इसको पीछे लेके आए तो ये दूसरा इमेज तैयार हुआ। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे लेके आए तो ये तीसरा इमेज तैयार हुआ, एंड सो ऑन। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है।
तो चलो इसी चीज़ को हम ज़रा आगे समझते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि द सेकेंड इमेज इज़ द ब्राइटेस्ट, सेकेंड इमेज इज़ द ब्राइटेस्ट इमेज। वो कैसे, चलो हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से और बारीकी से। मान लो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर से 100 जूल एनर्जी लेके लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब एनर्जी बोलो या इंटेंसिटी बोलो, है ना। तो ये जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, मान लो वो 100 जूल लेके आ रही है, तो अब क्या होगा कि उसका मैक्सिमम हिस्सा अंदर चला जाएगा, क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो मान लो 95 जूल अंदर चला गया और थोड़ा सा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मान लो 5 जूल जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इतना हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी हिस्सा अंदर ट्रांसमिट हो गया, यानी रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि नीचे वाला सरफेस ये पॉलिश्ड सरफेस है, हम मानते हैं कि वो परफेक्टली पॉलिश्ड है, तो जितना हिस्सा इंसिडेंट हुआ उतना ही हिस्सा इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी ये 95 इंसिडेंट हुआ और 95 ही उसने रिफ्लेक्ट भी कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये लाइट रे बाहर जा रही थी तो फिर से उसका मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल गया, मतलब मान लो 90 जूल बाहर निकल गया, लेकिन कुछ हिस्सा पार्शियली रिफ्लेक्ट होके अंदर आ गया, यानी मान लो 5 जूल जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होके अंदर आ गया। याद रखो, रिफ्रैक्शन ज़्यादा रेज का होगा, रिफ्लेक्शन कम रेज का होगा। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप जब किसी ग्लास के सामने खड़े होते हैं तो क्या आपको आपका चेहरा नज़र आता है? नज़र आता है, पर बहुत हल्का। ग्लास के उस पार जो चीज़ है वो आपको अच्छे से नज़र आएगी, लेकिन ग्लास के ऊपर अगर आपको अपना फेस देखना है तो फेस नज़र तो आता है, लेकिन बहुत धुंधला सा नज़र आता है। यानी मैक्सिमम रेज आर पार चली जाती हैं ग्लास के, लेकिन कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि पहले भैया 100 आया, उसमें से मैक्सिमम अंदर चला गया आर पार, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये पूरा का पूरा 95 रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, क्योंकि ये तो पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, मैक्सिमम हिस्सा आर पार चला गया और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे भी ये 5 अंदर आया तो ये पूरा 5 रिफ्लेक्ट हो गया पॉलिश सरफेस से। अब मैक्सिमम हिस्सा इसमें से बाहर चला जाएगा, मान लो 4 जूल बाहर चला गया और बहुत थोड़ा सा हिस्सा मान लो 1 जूल अंदर रिफ्लेक्ट हुआ। 1 जूल पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट होकर 1 जूल ही होगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल जाएगा, मान लो 0.9 बाहर निकल गया और अंदर सिर्फ 0.1 आया। जितना अंदर आया उतना ही पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट हुआ। अब बाहर जो निकलेगा वो और भी कम निकलेगा, मान लो ये मैक्सिमम हिस्सा बाहर निकल जाएगा, मतलब कि ये 0.1 है तो मतलब उसमें से सपोज 0.09 जो है वो बाहर निकल गया, और फिर 0.01 जो है वो अंदर आ गया, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होंगी। अब देखो, अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करें तो कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है, ये मैक्स है, ये वाली एनर्जी मैक्सिमम है, यानी इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी उससे करस्पॉन्डिंग इमेज कौन सी इमेज है? ये वाला इमेज, यानी दिस विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्म्ड, दिस विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज फॉर्म, सेकेंड इमेज विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज ऑफ ऑल दी इमेजेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सेकेंड ब्राइटेस्ट कौन सा होगा? सेकेंड ब्राइटेस्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ देखो 5 है ना, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, रट्टा लगा लो कि अगर थिक प्लेन मिरर है तो सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होती है, रट्टा लगा लो, काम तमाम, ठीक है। हाँ जी, तो अब मैं चाहूँगा, अच्छा ये जो वैल्यूज़ मैंने ली हैं ये रैंडम वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्टली कितना % अंदर जाता है और कितना % रिफ्लेक्ट हो जाता है ये डिपेंड करता है कि ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये रैंडम वैल्यूज़ मैंने ली हैं बस समझाने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैक्सिमम हिस्सा जो है वो आर पार चला जाएगा और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे माना है कि 95% अंदर चला गया और सिर्फ 5% जो है वो बाहर गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप पॉज करके डियर स्टूडेंट्स आप कॉपी कर लें, पहले आपको उधर ले चलता हूँ मैं, पॉज करके पहले आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे। और फिर प्यारे बच्चों
पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लेंगे और फिर पॉज करके आप ये डायग्राम भी अच्छे से बना के ना कॉपी डाउन कर लेंगे। पॉज करो और अच्छे से बिल्कुल इस डायग्राम को ड्रॉ करके ले लो और लिख लो फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि सेकंड इमेज विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज। ठीक है, ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा और यहाँ नोट में लिख के आपको दे भी देता हूँ। चलो ये नोट आपको लिख के दे देता हूँ मैं। यहाँ नोट लिख लो कि चलो ये तो आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा। यहाँ मैं नोट लिख देता हूँ। नोट क्या है कि when two mirrors are perpendicular to each other then incident ray and reflected ray will always be anti-parallel to each other। anti-parallel यानी डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये नोट भी आप कॉपी डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे। तो आप इतना कॉपी कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब अगला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि ये मान लो एक प्लेन मिरर मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पर नीचे में कहीं तो मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ ओ। ठीक है, सवाल ये है कि क्या ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना पाएगा, यस या नो। आप जवाब दीजिए मुझे कि क्या ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना पाएगा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि मिरर कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने तो नहीं रखा है, तो ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बना पाएगा। लेकिन ये गलत जवाब है प्यारे बच्चों। ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना पाएगा और वो इमेज कहाँ बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस केसेस में हमको क्या करना है, ऐसे केस में कि हम बस मिरर को एक्सटेंड करेंगे। मतलब ये जो मिरर है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ये वर्चुअल पार्ट है मिरर का। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिरर को वर्चुअली मैंने एक्सटेंड किया और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। हमको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यानी प्यारे बच्चों अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। तो सेम दूरी पे मैंने क्या तैयार कर लिया, हमारा इमेज तैयार कर लिया। यानी इमेज यहाँ रहेगा। और इमेज को देखने के लिए हमें कहाँ से देखना पड़ेगा, अगर मैंने आँख यहाँ रखी और फिर मैं मिरर को देख रहा हूँ तो क्या मुझे ये इमेज दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो फिर इमेज को देखने के लिए मुझे कहाँ से देखना पड़ेगा, आओ देखते हैं कहाँ से देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसके लिए हम इमेज से एक रे ऑफ लाइट लेते हैं। मतलब एक लाइन लो और उसको मिरर के इस एंड से पास करवाओ। ठीक है, और दूसरी लाइन लो, उसको मिरर के दूसरे एक्सट्रीम एंड से पास करवाओ। ठीक है, मिरर के दोनों एक्सट्रीम एंड से हम दो रेज इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, बस। तो अब ये है हमारा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब वो रीजन जहाँ पर अगर हमने आँख रख के देखा तो अगर हम यहाँ पर से देखेंगे यानी इस रीजन में से देखेंगे तो हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ दिखाई दे देगा। यानी वहाँ से देखोगे तो ये इमेज हमको दिख जाएगा। लेकिन अगर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर मैंने आँख रख दिया, मैंने आँख यहाँ रख दी, तो फिर मुझे वो इमेज दिखाई नहीं देगा। आँख यहाँ रख दी, ये भी आँख फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है तो इसको भी ये इमेज दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मैंने आँख यहाँ रखा तो मुझे इमेज दिखाई देगा, यहाँ भी इमेज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सभी आँख कहाँ हैं, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। तो ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, यही हमारा रीजन कहलाता है
फील्ड ऑफ व्यू, यानी वो इलाका जहाँ पर से अगर हम देखें मिरर के अंदर तो हमको ऑब्जेक्ट का इमेज उसके अंदर नज़र आ जाएगा, उसी को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। अब इस सिंपल केसेस में क्या होता है कि अगर मान लो मैंने जो है सिंपली एक यहाँ पे प्लेन मिरर ले लिया है, ठीक है, तो सपोज़ ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया और इसका फील्ड ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्लेन मिरर हो गया हमारा और ऑब्जेक्ट एक रख दो इसके सामने, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ होगा? इमेज के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वो परपेंडिकुलर मिरर से होते हुए पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को सेम रखने की कोशिश की है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ये हमारा हो गया इमेज। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो ये इमेज है, इमेज से एक रे मैंने लिया, इसको मैंने एक एंड से पास करवाया और दूसरा रे लिया, उसको दूसरे मिरर के दूसरे एंड से पास करवाया। ठीक है, अब ये पूरा इलाका जो यहाँ तैयार हुआ है, यानी ये पूरा इलाका, ये है फील्ड ऑफ व्यू। यानी अगर हमारी आँख यहाँ रहे तो हमको इमेज दिख जाएगा। ठीक है, हमारी आँख यहाँ रहे तो भी हमको इमेज दिख जाएगा, लेकिन अगर हमारी आँख यहाँ रही तो हमको इमेज नहीं दिख पाएगा, आँख यहाँ रही तो हमको इमेज नहीं दिख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आँख फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। ठीक है, और ये एक्सटेंड होता है डिस्टेंस, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकता है ये। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो कि हम किस तरह से फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड करते हैं। मतलब आँख कहाँ रखोगे तो इमेज दिखेगी और आँख कहाँ रखोगे तो इमेज नहीं दिखेगी, वो हम यहाँ पर से समझ पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो पॉज करके कॉपी डाउन कर लें और मैं चाहूँगा कि आप ना इसको शेड कर लें। ये जो हिस्सा है मैं येलो से कर देता हूँ, ये हिस्सा आप इस तरह से ना शेडिंग कर लें। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा हिस्सा आपको शेड करना पड़ेगा। ये पूरा हिस्सा आप इस तरह से शेड कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लें FOV, यानी फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ये आप यहाँ पे मेंशन कर लें। ठीक है, तो आप ये इस तरह से कॉपी डाउन कर लेंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों। अब ये ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन बहुत जहरीले हैं। ये कॉन्सेप्ट ना आपको डस सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो चलो ये भी समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, यानी दो प्लेन मिरर हैं सच दैट उनके बीच का आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे मैंने इनको रखा है ना, ये एंगल 90 है हमारा। ठीक है, और यहाँ कहीं तो भी हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, मतलब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है, कहीं भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया है रैंडमली। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने टोटल इमेजेस फॉर्म होंगे यहाँ पे। अब बेसिक फार्मूला हमें पता है, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि पहले हमें देखना है कि 360/θ ऑड है या इवन है। तो 360/θ यहाँ पे क्या है, इवन है। क्यों? क्योंकि 360/90 इज़ 4, तो वो इवन है। तो उस केस में नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या हो जाएंगे, 360/θ -1, जो कि हो जाएगा 4 - 1 विच इज़ नथिंग बट 3, यानी टोटल 3 इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगे। पर वो 3 इमेजेस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फॉर्म होंगे मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से बताता हूँ। तो लेट्स सी वो 3 इमेजेस कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फॉर्म होंगे। तो पहले तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ मिरर के ऊपर, सच दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर हमारा इमेज तैयार हो जाएगा। इसको मैं I1 बोल देता हूँ, पहला इमेज जो मिरर M1 बना रहा है, ये मिरर के नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, सच दैट ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ दूसरे मिरर के ऊपर। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हमारा दूसरा इमेज तैयार हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ I2। ठीक है, ये 2 इमेजेस हो गए। हमें कितने इमेजेस चाहिए, हमें 3 इमेजेस चाहिए। ठीक है, तो ये 2 तो मिल गया, अब तीसरा कहाँ बन रहा होगा वो हम देखते हैं। तो अब याद करो पिछला कॉन्सेप्ट कहाँ था, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट देखो प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो ऑब्जेक्ट लिया था तो इस मिरर को हमने वर्चुअली ऐसा एक्सटेंड किया था और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस इमेज तक हम पहुँचे थे। वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ भी हम किसी भी एक मिरर को हम वर्चुअली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मान लो इस मिरर को मैं वर्चुअली
एक्सटेंड करता हूँ आगे की ओर, ठीक है। अब ये जो मिरर M1 है, ये कंप्लीट मिरर M1, ठीक है। इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ठीक है। इस तरह से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा डियर स्टूडेंट्स, सच दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस रखने की कोशिश की है मैंने, और ये हमारा बन के तैयार हो गया I3, है ना। सिमिलरली अगर हम चाहें प्यारे बच्चों, तो हम इस मिरर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं वर्चुअली, ठीक है। इस मिरर को भी हम वर्चुअली एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो मिरर M2 है, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ तैयार होगा, उसी के ऊपर, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों पता ये चला कि ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज यहाँ बना रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी अपना इमेज यहाँ बना रहा है, यानी दोनों के इमेजेस ओवरलैप कर गए एक के ऊपर एक, ठीक है। तो अल्टीमेटली टोटल कितने इमेजेस बने, 1, 2 और 3, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरह से। अच्छा, और मैं ये भी बता दूं कि अगर हम चाहें तो स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने इमेजेस बन गए हमारे डियर स्टूडेंट्स, 3 इमेजेस तैयार हो गए। और वो कैसे तैयार हुए ये भी आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब एक सवाल आएगा यहाँ पे। सवाल ये आएगा कि ये तो 3 इमेजेस बन गई हैं। अब एक सवाल तो ये है कि बताइए कि अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ खड़ा है जो कि अपना राइट हैंड यूज़ कर रहा है। कौन सा हैंड यूज़ कर रहा है, राइट हैंड। राइट हैंड से बाल झाड़ रहा है मान लो, ठीक है। तो इस वाले इमेज में उसको क्या दिखेगा, कौन सा हैंड दिखेगा बताइए आप। इस वाले इमेज में उसको अपना लेफ़्ट हैंड दिखेगा, क्योंकि वो तो सामने वाला इमेज है, तो राइट का लेफ़्ट दिखेगा। तो अगर यहाँ राइट यूज़ हो रहा है तो यहाँ हमें क्या दिखेगा, लेफ़्ट दिखेगा। सिमिलरली अगर यहाँ राइट यूज़ हो रहा है तो यहाँ भी इस इमेज में भी हमको क्या दिखेगा, लेफ़्ट दिखेगा, क्योंकि ये भी सामने है और ये भी सामने है, तो इन दोनों में हमको लेफ़्ट दिखेगा। मतलब यहाँ भी लैटरल इन्वर्जन होगा, यहाँ भी लैटरल इन्वर्जन होगा, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस इमेज, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमको लेफ़्ट दिखेगा या राइट दिखेगा, इन दोनों में से कौन सा दिखेगा हमें यहाँ, आप सोच के बताएं। 2 मिनट का टाइम लें, सोचें, वीडियो को पॉज करें, सोचें, यहाँ लेफ़्ट दिखेगा या राइट दिखेगा और क्यों, सोचें आप प्यारे बच्चों। बहुत ही क्रिटिकल बात है, बहुत ही क्रिटिकल बात। तो चलो मैं आपको जवाब देता हूँ कि यहाँ हमको राइट दिखेगा। यहाँ राइट हैंड क्यों दिखेगा, क्योंकि ये जो I3 है, ये जो इमेज है, ये एक्चुअली इमेज का इमेज है। नहीं समझे आप बात को, समझाता हूँ मैं। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट के इमेज का इमेज है। या तो इस तरह से देख लो, या नहीं तो ऐसा देखो, ऑब्जेक्ट के इमेज का इमेज है। उधर से आओ या इधर से आओ, उधर से आओ या इधर से आओ, अल्टीमेटली ये तो ओवरलैप हो रहा है ना। कहने का मतलब है कि जो I3 है वो एक्चुअली इमेज का इमेज है। तो पहली बार में राइट का लेफ़्ट हुआ और दूसरी बार में लेफ़्ट का फिर से राइट हो गया, 2 बार लैटरल इन्वर्जन होगा। तो एक लैटरल इन्वर्जन यहाँ से यहाँ और दूसरा लैटरल इन्वर्जन यहाँ से यहाँ, है ना। तो एक बार क्या हुआ, राइट का लेफ़्ट हुआ, फिर अगली बार में लेफ़्ट का वापस राइट हो गया। हाँ जी, तो उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर ये जो हमारा बंदा है, ये अगर राइट हैंड यूज़ कर रहा है तो यहाँ उसको लेफ़्ट दिखेगा, यहाँ भी उसको लेफ़्ट दिखेगा, पर एक इमेज ऐसा होगा जहाँ उसको राइट का राइट ही दिखेगा। समझ आ गई, कैसा लगा बच्चों कॉन्सेप्ट, मज़ा आया ना, सो नाइस। जस्ट एन्जॉय प्यारे बच्चों, जस्ट एन्जॉय। अच्छा, अब एक और सवाल का पर्दाफाश करते हैं यहाँ पे। तो अब एक सवाल ऐसा आता है कि ये तो 2 मिरर्स जो हैं यहाँ पे M1 और M2, ये तो 2 मिरर्स वैसे ही रहने दो 90 डिग्री पे, ये तो सब वैसा ही है।
सिर्फ क्या किया है कि ऊपर में एक और प्लेन मिरर ले लिया। ऊपर मतलब कहाँ, आपको मैं इस तरह से 3D में बताता हूँ। तो उसने बताया है प्यारे बच्चों कि इस तरह से एक रूम के अंदर 2 दीवार है, तो ये 2 दीवार है, और उसने बोला है कि ये जो दीवार है ये भी एक प्लेन मिरर है, और ये जो दीवार है ये भी एक प्लेन मिरर है, और दोनों जो दीवार है उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये बंदा खड़ा है। अब उसने पूछा है, और उसने क्या किया कि ये जो सीलिंग है, सीलिंग को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। तो उसने बोला है कि ये जो रूम का सीलिंग है, सीलिंग भी एक मिरर है, उसको मैं M3 बोल देता हूँ, सीलिंग भी एक मिरर है। तो बताइए कि उसको टोटल कितने इमेजेस, मतलब कितने इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगे उस ऑब्जेक्ट के, यानी इस बंदे के कितने इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 मिरर्स हैं M1 M2, ये तो हमारे इन 2 मिरर्स के जैसे हैं। तो ये 2 मिरर्स M1 M2 मिलके कितने इमेजेस बनाएंगे, 3 इमेजेस बनाएंगे, है ना। तो नीचे में क्या होगा, उसको मैं आपको इधर दिखाता हूँ अलग से, वापस से वो डायग्राम बना के। तो बच्चों इस तरह से मामला हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ये एक दीवार हो गई, ये दूसरी दीवार हो गई। ठीक है, और ये ग्राउंड है, बंदा यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये बंदा खड़ा है। अब ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, तो उसको एक इमेज यहाँ बनाएगा, एक मिरर, एक इमेज यहाँ बनेगा, और एक इमेज यहाँ बनेगा। ये 3 इमेज बनेंगे। देखो, ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। आपको बात समझ में आ रही है। इसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से, ये टॉप व्यू है, ये डायग्राम टॉप व्यू है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो ना, मैंने बताया था ना, ये डायगोनल में ऐसा बनता है। ये I3 दिख रहा है आपको, यही I3 मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, I3। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो ये 2 मिरर्स ने मिलके कितने इमेजेस बना दिए, 3 इमेजेस बना दिए। अब ऊपर जो हम मिरर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जो मिरर है जो हमने ऊपर लिया है, अब ये मिरर क्या करेगा, ये मिरर इन तीनों इमेजेस का रिफ्लेक्शन तैयार करेगा। यानी ये तीनों इमेजेस ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, तो इन तीनों का 3 इमेज वो बनाएगा। यानी ये 3 पहले से थे, और इनका वो 3 इमेज ऊपर बनाएगा। ठीक है, अब वो कैसे दिखेंगे वो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि 1 2 3 इमेज उसने, ये 3 ऑब्जेक्ट के 3 इमेज उसने ऊपर बना दिए, और एक इमेज डायरेक्टली इस बंदे का वो ऊपर बना देगा यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल कितने इमेजेस हो गए, 7 इमेजेस हो गए ना। ये नीचे वाले 3, ऊपर वाले मिरर ने नीचे वाले 3 के ऊपर 3 भाई बनाए, और एक इमेज जो है वो डायरेक्टली नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्टली बन गया। तो टोटल इमेजेस कितने हो गए, 7 इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज बहुत सारे राज फाश हो रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। बहुत सारे क्रिटिकल टाइनी कॉन्सेप्ट्स जो आपको परेशान कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ और क्रिटिकल और टाइनी कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं कि अगर घड़ी है, घड़ी में बज रहा है 3:20, तो उसको मिरर में अगर देखेंगे तो कितना टाइम दिखेगा हमको। ठीक है, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा मेथड, हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, और कभी कभी वो पूछते हैं कि बताइए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, या प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो ये सवाल जो है ना, इनके ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे अपने अगले लेक्चर में। और हाँ, ये भी वो कभी कभी पूछते हैं कि अगर प्लेन मिरर को 30 डिग्री से रोटेट किया तो बताइए इंसिडेंट रे जो है वो, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना डिग्री से रोटेट हो जाएगी। तो रोटेशन ऑफ मिरर, ये सब कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अपने अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों। तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप रुक जाइए। तो अगले लेक्चर में मैं ये सब कॉन्सेप्ट भी आपको सिखा दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना बस करते हैं। अगर ये डायग्राम्स आपको कॉपी डाउन करना है, ये तो आपने कर लिया, ये वाला कर लिया, ये डायग्राम आप पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे, और ये डायग्राम भी आप चाहें तो पॉज करके कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप कॉपी डाउन कर लें प्यारे बच्चों, और उसके बाद जो है हम आज के लिए इतना बस करते हैं। ठीक है,
ओके, तो आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। प्लेन मिरर्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें, और उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।